इवान पेट्रोविच पावलोव यह एक ऐसा नाम जो मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के इतिहास में अमिट रूप से अंकित है। को रूस के एक छोटे से शहर रियाजान में हुआ था और पीटर दिमित्रिच पावलोव के पुजारी थे और उनकी समर्पित गृहिणी थे। इवान एक जिज्ञासु और ऊर्जावान बालक थे जिन्हें प्रकृति का पता लगाना और अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करना पसंद था। उन्होंने रियाजान के चर्च स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में रियाजान थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया। हालांकि विज्ञान के प्रति उनके जुनून ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गया और उन्होंने धर्मशास्त्रीय अध्ययन छोड़ दिया। पाउलो ने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित के संकाय में प्रवेश किया, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान वो शरीर विज्ञान के प्रति गहराई से आकर्षित हुए, विशेष रूप से पाचन प्रक्रियाओं के अध्ययन के प्रति। उन्होंने 1886 में अपनी डिग्री पूरी की और इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिकल सर्जरी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। पावलोव ने अपने शोध करियर की शुरुआत पाचन तंत्र के शरीर विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए की। उन्होंने कुत्तों में पाचन ग्रंथियों के कार्य का अध्ययन करने के लिए अभिनव शल्य चिकित्सा तकनीक विकसित। इन तकनीकों ने उन्हें जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना पाचन स्राव को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति दी। पाचन पर उनके अग्रणी काम ने उन्हें 1960 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिलाया। पावलोव पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे, जो रूसी विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। हालांकि यह पाचन का अध्ययन था जिसने अप्रत्याशित रूप से पावलोव को उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज की ओर अग्रसर किया। उन्होंने देखा कि उनके प्रयोगात्मक कुत्ते न केवल भोजन की उपस्थिति में बल्कि उन उत्तेजनाओं की प्रत्याशा में भी लार बहाना शुरू कर देंगे जो भोजन से जुड़ी थी। कुत्ते उस तकनीशियन को देखकर लार बहाना शुरू कर देंगे जो उन्हें खिलाता था, या यहाँ तक कि उसके कदमों की आहट सुनकर भी। इस घटना ने पावलोव को मोहित कर लिया, जिसे उन्होंने मानसिक स्राव कहा। उन्होंने महसूस किया कि यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया थी। इस अवलोकन ने शास्त्रीय अनुबंधन पर उनके अभूतपूर्व प्रयोगों की नींव रखी। अपने सबसे प्रसिद्ध प्रयोग में पावलोव ने भोजन परोसने से ठीक पहले एक घंटी बजाए। में घंटी एक तटस्थ उत्तेजना थी और कुत्ते की लार का कारण नहीं बनती थी। भोजन एक बिना शर्त उत्तेजना स्वाभाविक रूप से लार का कारण बनता है, एक बिना शर्त प्रतिक्रिया। कई बार घंटी को भोजन के साथ जोड़ने के बाद पावलोव ने अकेले घंटी बजाई। उन्होंने पाया कि कुत्ते अब केवल घंटी की आवाज पर लार बहाते हैं, भले ही कोई भोजन मौजूद ना हो। ही से घंटी उत्तेजना बन गई थी और लार एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया बन गई थी। पावलोव ने इस सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित प्रतिवर्त कहा। पावलोव के निष्कर्षों का मनोविज्ञान के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने व्यवहारवाद के विकास की नींव रखी, एक मनोवैज्ञानिक स्कूल जो अवलोकन योग्य व्यवहारों पर केंद्रित है। वॉटसन जैसे व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार को समझने और समझाने के लिए पावलोव के सिद्धांतों पर विस्तार किया। चिकित्सा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में एक मौलिक अवधारणा बन गया है। विज्ञापनदाता अक्सर उपभोक्ताओं में सकारात्मक भावनाओं को जगाने के लिए अपने उत्पादों को आकर्षक उत्तेजनाओं के साथ जोड़ते हैं।
शास्त्रीय अनुबंधन का उपयोग भय और चिंता विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यवस्थित निसोग्राही से अनानास से तैरने और एक ऐसी तकनीक है जो रोगियों को आराम की स्थिति के साथ भय उत्प्रेरण उत्तेजनाओं को जोड़कर अपने भय को दूर करने में मदद करती है। शिक्षक सकारात्मक सीखने के माहौल बनाने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के सुखद अनुभवों से जोड़कर शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। पावलोव का प्रभाव प्रयोगशाला से परे तक फैला हुआ है। उनके काम ने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया कि हम कैसे सीखते हैं और दुनिया के अनुकूल होते हैं। वह अपने काम के प्रति समर्पित थे और अपनी कठोर वैज्ञानिक पद्धति के लिए जाने जाते थे। पावलोव एक जटिल व्यक्ति थे जो अपने उग्र स्वभाव और अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रति अटूट जुनून दोनों के लिए जाने जाते थे। वह अपने शोध की अखंडता की बहुत रक्षा करते थे और किसी भी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करने में संकोच नहीं करते थे जो उनके मानकों को पूरा नहीं करता था। स्वरूप के बावजूद स्वरूप के बावजूद वो अपने कुत्तों की भलाई के लिए भी गहराई से परवाह करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। पावलोव ने अपने जीवन के अंत तक अपने शोध को जारी रखा, सीखने और व्यवहार की जटिलताओं की खोज की। 1960 को अनपरिचित वर्ष की आयु में सेंट पीटर्सबर्ग में उनका निधन हो गया। इवान पावलोव की विरासत आज भी जीवित है और उनके काम का अध्ययन और दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों द्वारा लागू किया जाना जारी है। वो है वैज्ञानिक अग्रणी थे जिनकी जिज्ञासा और समर्पण ने मानव व्यवहार की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। पावलोव का प्रारंभिक जीवन धार्मिक माहौल में बीता, जिसने शायद उनमें कर्तव्य और अनुशासन की गहरी भावना पैदा की। हालांकि उन्होंने पुरोहिती का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन उनके धार्मिक पालन पोषण का प्रभाव उनके कठोर कार्य नैतिकता में देखा जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों की ओर उनका रुख उस समय रूस में हो रहे बौद्धिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब था। पावलोव दिमित्री मेंडेलीव जैसे प्रमुख रूसी वैज्ञानिकों के समकालीन थे और उनके काम ने देश में वैज्ञानिक जांच की संस्कृति में योगदान दिया। पाचन पर पावलोव का शोध अपने आप में अभूतपूर्व था, भले ही उनके बाद के काम ने इसे ढक दिया हो। उन्होंने पावलोव पाउच नामक एक तकनीक का बीड़ा उठाया जिसने उन्हें पुरानी स्थितियों में गैस्ट्रिक स्राव का अध्ययन करने की अनुमति दी। इसने पाचन की रासायनिक प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। यह विस्तार पर यह सावधानी पूर्वक ध्यान था जिसने उन्हें अप्रत्याशित मानसिक स्राव को नोटिस करने की अनुमति दी। एक कम चौकस शोधकर्ता ने इन विसंगतियों को अप्रासंगिक के रूप में खारिज कर दिया हो। पावलोव की प्रतिभा आकस्मिक टिप्पणियों में गहरे निहितार्थों को पहचानने की उनकी क्षमता में निहित है। शास्त्रीय अनुबंधन की उनकी खोज केवल एक प्रयोग का परिणाम नहीं थी, बल्कि वर्षों के धैर्यवान अवलोकन और व्यवस्थित जांच का परिणाम थी। उन्होंने सामान्यीकरण की अवधारणा का भी अध्ययन किया, जहां एक वातानुकूलित उत्तेजना के समान उत्तेजनाएं भी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने भेदभाव का प्रदर्शन किया, जहां एक जीव दो समान उत्तेजनाओं के अंतर अंदर करना सीखता है। पावलोव के काम ने विलुप्त होने की अवधारणा को भी पेश किया, जहां वातानुकूलित प्रतिक्रिया धीरे धीरे गायब हो जाती है यदि वातानुकूलित उत्तेजना को बार बार बिना शर्त उत्तेजना के बिना प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि उन्होंने सहज पुनर्प्राप्ति का भी प्रदर्शन किया, जहां विलुप्त प्रतिक्रिया आराम की अवधि के बाद फिर से प्रकट हो सकती है। ये सिद्धांत आज भी सीखने और व्यवहार की हमारी समझ के लिए केंद्रीय है। पावलोव का सोवियत सरकार के साथ एक जटिल संबंध था। जबकि शासन ने उनके काम का जश्न मनाया और उनके शोध को उदारता पूर्वक वित्त पोषित किया, पावलोव स्वयं शासन के एक मुखर आलोचक थे। उन्होंने खुले तौर पर अपने असंतोष को आवाज दी और यहाँ तक कि व्लादिमीर लेनिन को सीधे पत्र भी लिखे।
यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैज्ञानिक समुदाय के लिए उनके मूल्य का एक वसीयतनामा है कि उन्हें इस तरह के असंतोष के लिए गंभीर रूप से दंडित नहीं किया गया था। पावलोव ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास कोल्तुशी में एक शोध केंद्र की स्थापना की है, जिसे अनुकूलित प्रतिवर्त की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह संस्थान तंत्रिका तंत्र और व्यवहार के अध्ययन के लिए एक विश्व अग्रणी केंद्र बन गया। पावलोव एक मांग करने वाले लेकिन प्रेरक गुरु थे, जो अपने छात्रों से अत्यंत समर्पण और सटीकता की अपेक्षा करते थे। उनकी प्रयोगशाला सख्त दिनचर्या और अनुशासित कार्य आदतों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवलोकन और अवलोकन किसी भी वैज्ञानिक प्रयास की आधारशिला है। पावलोव के काम ने तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करता है। सीखने और स्मृति के शारीरिक आधार में उनकी रुचि अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि वातानुकूलन मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्गों के निर्माण का परिणाम है। हालांकि उस समय सट्टा था आधुनिक तंत्रिका विज्ञान द्वारा काफी हद तक पुष्टि की गई है। पावलोव केवल एक प्रयोगकर्ता नहीं थे, बल्कि एक गहन विचारक भी थे, जो अपने काम के व्यापक दार्शनिक निहितार्थों पर विचार करते थे। उनका मानना था कि सभी व्यवहार चाहे कितने भी जटिल क्यों ना हो, अंततः शारीरिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझाए जा सकते हैं। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने उस समय के कई मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चुनौती दी। पावलोव के काम की आलोचना भी हुई है, खासकर मानव व्यवहार पर इसकी प्रयोज्यता के संबंध में। आलोचकों का तर्क है कि व्यवहारवाद मानव अनुभव की समृद्धि को नजरअंदाज करता है, जिसमें विचार की समूह, भावनाएं और आत्म जागरूकता शामिल है। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को मनोविज्ञान के अध्ययन में लाया, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले अटकलों और आत्मनिरीक्षण पर हावी था। उनकी विरासत केवल शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक जांच के लिए उनके कठोर व्यवस्थित दृष्टिकोण में भी है। इसी पुजारिया बेटा, जो एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी बन गया, ने हमें सिखाया कि सबसे सरल संघ भी गहरे व्यवहार परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। उनकी कहानी जिज्ञासा की शक्ति और अप्रत्याशित की खोज के महत्व का एक वसीयतनामा है। पावलोव ने अपने कुत्तों को केवल विषयों के रूप में नहीं सीखा, भविष्य सहयोगी के रूप में देखा, प्रत्येक अपने स्वयं के व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ। उन्होंने कुत्तों के स्वभाव में अंतर देखा, कुछ को उत्तेजक और दूसरों को अवरोधक के रूप में वर्गीकृत किया। इसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार व्यवहार में व्यक्तिगत अंतर का आधार है। पावलोव के काम केवल कुत्तों या लार के बारे में नहीं था, यह सीखने के मौलिक तंत्र को समझने के बारे में था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कैसे पर्यावरण एक जीव के व्यवहार को एक गहरे और मापने योग्य तरीके से आकार दे सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन की अवधारणा को पावलोवियन कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो उनके नाम को इस घटना के साथ हमेशा के लिए जोड़ देता है। उनके प्रयोगों को अनगिनत बार दोहराया और विस्तारित किया गया है, जो उनके मूल निष्कर्षों की मजबूती की पुष्टि करता है। पावलोव के सिद्धांत इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने सोवियत संघ में मनोविज्ञान और मनोरोग की दिशा को प्रभावित किया। हालांकि उनके काम की व्याख्या कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की जाती थी, जो उनके से परे थी। पावलोव स्वयं इस तरह के राजनीतिकरण से सावधान थे और अपने काम की वैज्ञानिक शुद्धता को बनाए रखने की कोशिश करते थे। अपने बाद के वर्षों में पावलोव दूसरी सिग्नल प्रणाली की अवधारणा में रुचि रखने लगे। यह मानव भाषा और विचार की अनूठी क्षमता को संदर्भित करता है, जो उत्तेजनाओं के एक नए उच्च स्तर के रूप में कार्य करता है। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि जानवर मुख्य रूप से प्रत्यक्ष संवेदी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, मनुष्य शब्दों और अमूर्त अवधारणाओं दूसरी सिग्नल प्रणाली पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। यह काम मानव अनुभूति की जटिलता को समझने का एक प्रारंभिक प्रयास था। पावलोव का प्रभाव साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में भी देखा जा सकता है।
एल्डस हक्सले का डायस्टोपियन उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ऐसे समाज को चित्रित करता है जो अपने नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर पावलोवियन कंडीशनिंग का उपयोग करता। यह इस बात का एक द्रुत शीतन उदाहरण है कि कैसे उनके सिद्धांतों को हेरफेर और सामाजिक नियंत्रण के लिए विकृत किया जा सकता है। पावलोव का नाम अक्सर पावलोवियन प्रतिक्रिया वाक्यांश में प्रयोग किया जाता है। एक स्वचालित बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। यह उनके काम के गहरे सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, भले ही इसका उपयोग अक्सर सरलीकृत तरीके से किया जाता हो। पावलोव की वैज्ञानिक कठोरता और विस्तार पर ध्यान आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि सबसे जटिल व्यवहारों का भी अध्ययन किया जा सकता है और उन्हें निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। पावलोव का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि वैज्ञानिक खोज अप्रत्याशित स्थानों से आ सकती है। पाचन का अध्ययन करके उन्होंने सीखने और व्यवहार के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी। इवान पावलोव सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक खोजकर्ता थे जिन्होंने मन के अज्ञात क्षेत्रों का चार्ट बनाया और उनकी खोजें आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें हम महसूस भी नहीं करते हैं। पावलोव के प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण वैज्ञानिक इतिहास के प्रतिष्ठित प्रतीक है। उन्होंने अपने प्रयोगों में सटीकता और नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाहरी चर परिणामों को प्रभावित न करे। पावलोव का मानना था कि शरीर विज्ञान व्यवहार को समझने की कुंजी है और उन्होंने मानसिक अवधारणाओं को खारिज कर दिया जिन्हें अनुभवजन्य रूप से नहीं मापा जा सकता था। इस दृष्टिकोण ने उन्हें उस समय के कई मनोवैज्ञानिकों के साथ बाधाओं में डाल दिया, जो आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिपरक अनुभव के अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। पावलोव का अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था और उनकी पत्नी सेराफिमा वासिलिवेना करूचेवस्काया उनके पूरे करियर में समर्थन का एक स्रोत थी। और उन्होंने अपने काम की मांगों के साथ अपने पारिवारिक जीवन को संतुलित करने की कोशिश की। पावलोव एक उत्साही कला संग्राहक भी थे। यह उनके व्यक्तित्व के एक अलग पक्ष को दर्शाता है जो अक्सर उनके उग्र वैज्ञानिक व्यक्तित्व से ढका रहता है। पावलोव की विरासत यह भी याद दिलाती है कि वैज्ञानिक प्रगति अक्सर वृद्धिशील होती है, जो वर्षों के धैर्यवान काम पर बनी होती है। उनकी सफलता रात भर में नहीं मिली, बल्कि दशकों के समर्पित शोध और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत ने अनगिनत अन्य अध्ययनों और खोजों को प्रेरित किया है, जिससे यह मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादक सिद्धांतों में से एक बन गया है। भय के अधिग्रहण से लेकर भोजन की वरीयताओं के विकास तक, शास्त्रीय अनुबंधन हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को समझाने में मदद करता है। इवान पावलोव का जीवन और कार्य इस बात का एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की जिज्ञासा और दृढ़ता दुनिया की हमारी समझ को बदल सकती है। रियाजान के छोटे से शहर से लेकर दुनिया के वैज्ञानिक मंच तक उनकी यात्रा महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए एक प्रेरणा है। और उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज खोज, जो कुत्तों के साथ एक साधारण अवलोकन से पैदा हुई थी, हमें याद दिलाती है कि महान विचार सबसे अप्रत्याशित क्षणों में आ सकते हैं। पावलोव ने अपने शोध में नैतिकता के महत्व पर भी जोर दिया, हमेशा अपने पशु विषयों की भलाई को प्राथमिकता दी। उस समय जब जानवरों के अधिकारों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पावलोव का दृष्टिकोण उल्लेखनीय रूप से प्रगतिशील था। उनका मानना था कि विश्वसनीय वैज्ञानिक परिणाम केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब विषय स्वस्थ और तनाव मुक्त हो। पावलोव के काम ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए मानक स्थापित करने में मदद की, जो आज भी क्षेत्र को प्रभावित करता है। पावलोव की कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों के बारे में नहीं है, अंतर्ज्ञान और धैर्य के बारे में भी है। वह एक बहुआयामी व्यक्ति थे।
ऐसा शानदार वैज्ञानिक, एक सख्त गुरु और एक भावुक इंसान थे। इवान पावलोव की विरासत पत्थर में नहीं लिखी है। वो सिख जनों से रहे थे, बना सही है, अन्नायिगेन तना चोनो हिस्ट्री सिद्धित है, अना नहीं से रे सिरियान, अशक असली रही है, अच्छी हो ना सकता नहीं और लगातार विकसित हो रही है क्योंकि नई पीढ़ियां उनके काम की खोज और व्याख्या करती है। और इसी नया पुजारी का बेटा जिसने कुत्तों के रहस्यों को उजागर किया, वह हमेशा के लिए वैज्ञानिक इतिहास के इतिहास में एक विशाल काय के रूप में याद किया जाएगा।